जियान बहुत घबरा गया था और बार बार वो यही सोच रहा था कि उसकी बहन अचानक से कहाँ चली गई। हर कमरे में ढूंढने के बावजूद भी उसकी बहन कहीं नहीं मिली। जियान अपनी बहन को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। आसपास सारे पड़ोसियों से उसने पूछा। उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन शायद किसी पड़ोसी के घर चली गई होगी, लेकिन किसी भी पड़ोसी को पॉलोमी की कोई खबर नहीं थी। जियान थोड़ा परेशान हो गया। वो वापस अपने घर आया और उसने अपनी बहन की डायरी निकाली। उस डायरी में मौजूद पॉलोमी के सभी दोस्तों को उसने एक एक करके फोन किया। फोन करके जियान हर किसी से पूछ रहा था कि कहीं उसकी बहन उनके घर तो नहीं आई, लेकिन किसी को भी पॉलोमी के बारे में कोई खबर नहीं थी। जियान डर गया। उसने अपनी खिड़की से देखा कि बाहर एक आदमी गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा होकर फोन मिला रहा है और उसकी नजर जियान के घर पर है। उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो जियान के ऊपर कोई नजर रख रहा हो। उसे यकीन होने लगा था कि जरूर उसकी बहन के गायब होने के पीछे ह्यूमनॉइड एजेंसी के लोग ही होंगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग इतने गिर चुके हैं कि अब उसकी बहन को भी नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त कदमों की आवाज उसके दरवाजे पर आई। जियान को लगने लगा कि ह्यूमनॉइड एजेंसी का ही वो आदमी वहां जो खड़ा था वो अंदर आ गया है। जियान ने बड़े हल्के कदमों के साथ दरवाजे के बाहर देखना शुरू किया। उसने अपने हाथ में एक डंडा भी ले लिया ताकि वो जरूरत आने पर उस पर वार कर सके। जियान गुस्से में था। उसे लग रहा था कि आज अगर ये बात सच निकली कि उसकी बहन को इन लोगों ने पकड़ लिया है तो वो इन्हें बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। उसने देखा कि दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि पॉलोमी ही खड़ी है। पॉलोमी के हाथ में राखी और मिठाई देखकर जियान ने राहत की सांस ली। जियान को याद आया कि आज तो रक्षाबंधन है और शायद इसीलिए उसकी बहन राखी खरीदने गई थी। जियान को लगने लगा कि वो बेकार ही अपनी बहन की इतनी चिंता कर रहा था। जियान ने अपनी बहन को आवाज लगाई, जियान तुम वापस आ गए। जियान की बहन उसे वापस देखकर बहुत खुश हो गई। उसने अपने जूते उतारे और बाकी सामान वहीं रख दिया और उसके पास आकर उसे गले लगा लिया। तुम बहुत शैतान हो गए हो। अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। मैंने कहा था ना वापस मत आना। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? देखो कितने थके हुए लग रहे हो। अगर तुमसे वो ज्यादा काम करवाते हैं तो रहने दो, वहां बिल्कुल काम मत करो। चलो अपनी नौकरी बदल लेते हैं। जियान की बहन ने उसकी डांट तो लगाई पर अपने भाई के लिए वो बहुत बुरा महसूस कर रही थी। वो साफ साफ देख पा रही थी कि उसके भाई ने कई दिनों से चैन की नींद नहीं ली थी और उसका वजन भी काफी कम हो गया था। जियान ने उसी वक्त अपनी बहन को बोलने से रोका और बदले में उसने कहा, दीदी डांटना तो मुझे चाहिए आपको। आप भला अचानक ये घर छोड़कर कहाँ चली गई? पता है मैं कितना परेशान हो रहा था आपके लिए। भला आपने दरवाजा भी सही से नहीं लगाया था। मैंने आपके सारे दोस्तों को फोन मिलाया और पड़ोसी के घर भी गया, लेकिन किसी को आपका पता ही नहीं था। आप अचानक से ऐसे गायब मत हो जाया करो दीदी, मुझे बहुत चिंता होती है। अरे मेरे छोटू भाई, तू भूल गया आज रक्षाबंधन है और मैं तो ये तेरे लिए स्पेशल वाली राखी और तेरी मनपसंद मिठाई लेने गई थी। ये देख मोतीचूर के लड्डू, तुझे बहुत पसंद है ना? अपने बहन का उसके प्रति प्यार देखकर जियान बहुत भावुक हो गया। उसे अपने बचपन का किस्सा याद आने लगा कि जब उसकी बहन खुद भले ही भूखी रह जाती थी, लेकिन अपने भाई के लिए खाने के साथ साथ एक लड्डू जरूर लाती थी। उनका परिवार भले ही गरीब था, लेकिन अपने भाई को खुशी देने के लिए पौलमी हर सुबह 5 बजे उठकर पास वाले मंदिर से लड्डू का प्रसाद लाती थी और अपने भाई को देने के बाद ही स्कूल के लिए जाती थी। बचपन से लेकर आज तक उसकी बहन ने उसकी हर फरमाइश पूरी की है। यही सोचकर जियान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ करना दीदी। ये बोलते ही जियान अपनी बहन के गले लग गया। उसकी बहन ये देखकर थोड़ा चौंक गई और उसकी तरफ मुस्कुराई और बोली, अरे अपनी दीदी से माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए क्योंकि आपका ये छोटा भाई बिल्कुल नालायक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दुख और तकलीफ ही दिए हैं। बोलते बोलते जियान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं कहते। भला अपने छोटे भाई की परवरिश करना कोई दुख तकलीफ सहना होता है? मैंने तुम्हें बड़ा किया है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत होशियार और अच्छे इंसान हो। मुझे तुम पर गर्व है। उसकी बहन ने भी अपने भाई को कसकर गले लगाया। जियान की बहन ने आज तक कभी भी अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी जियान को अपनी बहन का चेहरा सबसे खूबसूरत लगता था। वैसे दीदी एक बात बोलूं, आपकी उम्र हो गई है, अब शादी कर लो जल्दी, ताकि मुझे जल्दी से एक अच्छे जीजा जी मिल जाए।
जियान मजाक में अपनी बहन को चिढ़ाना शुरू करता है। बदमाश, तेरी पिटाई होनी चाहिए, ये दोबारा मत बोलना। क्यों नहीं दीदी, आप 30 साल की हो गई हैं, आपका तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। तो फिर बोला, अरे दीदी बस शादी करने के लिए तो बोल रहा हूँ। आप तो ऐसे देख रही हो जैसे मैं आपको सूली पर चढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। दोनों भाई बहनों के बीच की बातचीत आगे चल रही थी कि अचानक रितिका अंदर आ जाती है। वो देखती है कि जियान भाग रहा है और उसके पीछे उसकी बहन डंडा लेकर दौड़ रही है। दोनों भाई बहन ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई बाहर का व्यक्ति उनकी ऐसी लड़ाई देखेगा। जैसे उनकी नजर रितिका पर पड़ी तो वो लोग एकदम से डर गए और वहीं रुक गए। जियान की बहन पॉलमी ने एकदम से अपने हाथों से डंडा फेंक दिया और रितिका की तरफ बढ़ते हुए बोली, आइए रितिका जी, आपका स्वागत है। वो हम भाई बहन बस थोड़ी कसरत कर रहे थे। जियान ने भी शर्मा कर रितिका की तरफ मुस्कान भरी। भागते भागते उसका पैंट नीचे गिर गया था और वो धीरे धीरे बस उसे ही ऊपर ला रहा था। ये बोलते ही दोनों हंसने लगी और जियान ने अपना पैंट ऊपर कर लिया। रितिका बार बार जियान की तरफ देखकर हंसी जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में रितिका का हंसता हुआ चेहरा गंभीर हो गया और उसने जियान की तरफ देखकर बोला, जियान जरा इधर आना, कुछ बात करनी है। रितिका ने अपनी जेब से एक फोन निकाला और बोला, तुम्हारी बहन का फोन हमारी एविडेंस टीम से टूट गया था, तो उस नुकसान की हमारी तरफ से ये भरपाई है। जियान ने फोन को देखा और उसे लगा कि उसकी बहन का फोन तो बहुत पुराना था, मुश्किल से ही 5-6 हजार के आसपास का होगा, और ये फोन जो रितिका उसकी बहन को दे रही है काफी महंगा है। जब रितिका ने उसकी बहन पॉलमी के लिए नया फोन दिखाया तो उसे एक पल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग सचमुच अपने किए हुए नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। उसे लगा कि ये भी इनके पीछे छुपा कोई राज है, लेकिन दूसरी तरफ उसे रितिका पर भरोसा भी था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि जिस वक्त बाकी सारे लोग उसके ऊपर प्रयोग कर रहे थे, उसको अपने जैसा म्यूटेंट बनाना चाह रहे थे, उस वक्त सिर्फ एक ही लड़की थी जो उसके लिए उदास थी, और वो थी रितिका। उसे ये लगने लगा कि शायद रितिका ने खुद अपने पैसों से उसकी बहन पॉलमी के लिए फोन खरीदा है। रितिका ने जियान को फोन दिखाया और उसकी बहन पॉलमी को दे दिया। पॉलमी वो फोन देखकर थोड़ी हैरान हो गई और उसने कहा, नहीं नहीं रितिका जी, मैं इतना महंगा फोन कैसे ले सकती हूँ, इसे आप जियान को ही दे दीजिए। रितिका ने जियान की तरफ देखा। जियान ने अपनी बहन से बोला, अरे दीदी, ये तो आपके लिए था। और आप तुरंत पॉलमी ने इशारा करके जियान को चुप कराया और बोली, तू बहस मत कर, तेरा फोन बहुत पुराना हो गया है, इसे ले ले, तेरे काम आएगा। और इधर आ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, राखी बंधवा ले। जियान चुपचाप अपनी बहन के पास चला गया। उसकी बहन अपने किचन से एक थाली लाई, उसमें तिलक और मिठाई रखी थी। अपने भाई को बड़े प्रेम से उसने तिलक लगाया और फिर उसकी कलाई में राखी बांधी। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और हंसने लगे। दोनों के बीच का ये प्रेम देखकर रितिका को बड़ा एक अजीब एहसास होने लगा। उसे जिंदगी में पहली बार अपने परिवार की कमी नजर आने लगी। जियान ने अपनी बहन से बोला, दीदी, मेरी इच्छा आज पूरी करोगी? हाँ, तू जो बोल। अगर मेरी बस में होगा तो मैं जरूर पूरी करूंगी। मैं तो चाहता हूं कि ये फोन आप रखें और अब आप इसके ऊपर कोई बहस नहीं करेंगी। जरा सोचिए कि आपके भाई को कितना बुरा लगता होगा कि आपका फोन टूट गया है। मुझे कभी आपसे बात करनी पड़े या वीडियो कॉल करना पड़े, इसकी मदद से आराम से कर तो सकता हूँ। आप इसे अपने पास रखें, आपको मेरी कसम। जियान ने थोड़ा जिद करके वो फोन अपनी बहन को दे दिया और आखिरकार उसकी बहन को भी इस फोन को अपनाना पड़ा। इन दोनों का प्यार देखकर रितिका ने बोला, सच में आप दोनों का प्यार बहुत पवित्र है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में भाई बहन का ऐसा रिश्ता नहीं देखा। खुश होकर पॉलमी ने कहा, क्यों रितिका जी, क्या आपका भाई नहीं है? भले ही सगा ना हो, मगर कोई मुंह बोला तो होगा। ये सुनते ही रितिका के चेहरे के सारे भाव उड़ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। रितिका को ऐसा परिवार का प्रेम आज तक कभी नहीं मिला था। बिना कुछ बोली ही वो मुड़ गई और अपनी तिरछी नजर से जियान की तरफ देखकर बोली, जियान, जब तुम यहाँ से फ्री हो जाओ तो ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बोलकर रितिका वहां से निकल ही रही थी कि तभी पॉलमी समझ गई कि शायद रितिका को उसकी बात का बुरा लग गया और उसको मनाने के लिए उसने पीछे से आवाज लगाई, रितिका जी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आप तो काफी दिनों बाद मेरे घर पर आई हैं। मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। आप रुक क्यों नहीं जाती यहाँ? क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगी?
बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं। जियान ने अपने सर पर हाथ रखकर बोला। वो घबरा रहा था कि उसकी बहन की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके सर में चक्कर भी आने शुरू हो गए थे। पॉलमी ने जियान की तरफ घूमते हुए देखा और बोली, क्यों नहीं जरूरत? हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो क्या उसको खाने के लिए नहीं पूछते? तुम कब सीखोगे ये सब? रितिका जी, आप आराम से बैठ जाइए, मैं बाहर से कुछ खाने को लाती हूँ। बस यूं गई और यूं आई। पॉलमी जाते जाते जियान की तरफ आंख मार कर गई। उसका इशारा जियान के लिए संकेत था कि इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा ले। लेकिन जियान के मन में चल रहा था कि बहन, तुम मुझे इस शेरनी के सामने अकेला छोड़कर जा रही हो। ये मुझे सहलाएगी नहीं बल्कि कच्चा चबा जाएगी। उसकी बहन के इरादे तो अच्छे थे, लेकिन जियान अब बेचारा करता ही क्या। जियान ने देखा कि रितिका सोफे पर बैठ गई और पास में पड़े अखबार को पढ़ने लगी। उसने रितिका से पूछा, सचमुच क्या आप हमारे यहाँ का खाना खाना चाहती हैं? हमारे परिवार में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं बनता, हम तो थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाते हैं। कम से कम तुम्हारे पास परिवार तो है जिसके साथ तुम बैठकर साथ खाना खा सकते हो। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी सारी जिंदगी अकेले रहना पड़ता है। ये बोलते बोलते रितिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। जियान समझ गया कि रितिका अपने परिवार का जिक्र कर रही है। वो एक रुमाल लेकर उसके नजदीक जाने लगा। जियान के हाथों में रुमाल और उसको अपने करीब आते देखकर रितिका ने तुरंत बात को पलटना चाहा और उसने बोला, कैसे भाई हो तुम? तुम्हें अपनी बहन की कोई परवाह भी नहीं है। इतने दिनों से वो घर में बैठी है और तुम हो कि उसके लिए कुछ करते ही नहीं। अब तो श्रीकांत का केस भी खत्म हो गया है, तो तुम उसके लिए कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते हो? मुझे लगता है कि अब पौलमी को तुम्हारी तरह अपना पिछला काम छोड़कर कुछ और करना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं चीफ से बात कर लेती हूँ, वो तुम्हारी बहन के लिए कुछ अलग काम ढूंढ लेंगे। जियान थोड़ा हैरान हो गया और रितिका को घूर कर देखने लगा और अपने मन मन में ये बोलने लगा कि इस लड़की को ये सब कैसे पता चला? कहीं ह्यूमनॉइड एजेंसी उस पर नजर तो नहीं रख रही है? कहीं उसकी तरह ही ये ह्यूमनॉइड वाले कुछ अलग काम उसकी बहन से करने का तो नहीं सोच रहे हैं? आखिरकार रितिका को पता कैसे चला कि जियान की बहन नौकरी ढूंढ रही थी? क्या सचमुच ह्यूमनॉइड एजेंसी उस पर नजर रख रही थी? जियान हैरान था कि उसके घर की हर खबर ह्यूमनॉइड एजेंसी वालों को कैसे पता चल रही थी। एक पल के लिए तो उसे लगने लगा कि जरूर ही इन लोगों ने उसके शरीर में कोई माइक्रोफोन वगैरह लगा रखा है। तभी जियान की नजर अखबार में छपे एक इश्तिहार पर पड़ी। उस इश्तिहार पर एक पेन से गोला बनाकर मार्क किया गया था। जियान को लगा कि शायद इस इश्तिहार को देखकर रितिका ने अंदाजा लगाया है कि उसकी बहन नौकरी की तलाश कर रही है। जियान ने बोला, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। भले ही श्रीकांत का खून किसी और ने किया हो, लेकिन उसकी बहन के रिज्यूमे में ये बात लिखी जाएगी कि वो इससे पहले कहाँ काम कर रही थी। और ज्यादातर लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उनका कर्मचारी अपने पिछले काम में ऐसे लोग या ऐसी जगह में मौजूद था जहां पर कोई घटना या वारदात हुई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है। रितिका ने जियान की खामोशी देखकर बोला, मुझे लगता है कि उसे अब किसी और ही प्रोफेशन में काम करना चाहिए। तुम्हारी बहन दिखने में भी अच्छी है, मेरा सुझाव होगा कि उसको मॉडलिंग करनी चाहिए। जियान ने रितिका की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस रिमोट से चैनल चेंज करने लगा। उसने पलटकर देखा तो रितिका उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। भूल जाओ, ये पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बर्बाद है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। शायद तुम्हें यह लग रहा है कि मॉडल बनना बड़ा आसान है। रितिका ने अखबार की खबर को जियान को दिखाया और बोली, दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं शायद इस पर विश्वास कर सकूं। अच्छा? जियान रितिका की उंगली की तरफ देखने लगा और अखबार के इश्तिहार को अच्छे से पढ़ने लगा। अखबार की सबसे पहली पेज पर इसके बारे में सबसे बड़ा इश्तिहार छपा था। किसी ने चेस मॉडल कंपनी को बहुत सस्ते में खरीद लिया था और वहां कोई नया बॉस आ गया है, इसीलिए ये लोग नए मॉडलों को लेकर आ रहे हैं। जियान ये सोचने लगा कि रितिका की पहुंच काफी ऊंचे लोगों में है, शायद वो उसकी बहन को नौकरी दिलवाने में मदद कर सके। मतलब चेस मॉडल कंपनी को किसी ने खरीद लिया है। जियान को याद आ रहा था कि ये वही कंपनी है जहां पर भावना काम करती थी और अब इसको किसी और ने खरीद लिया है। रितिका ने जियान के हैरान चेहरे को देखकर बताया, अब उसकी बॉस भावना बन गई है। पिछली बार तुमने उसकी मदद की थी,
उसका नाम इस केस से निकलवाने में। अब वो तुम्हारी मदद कर सकती है तुम्हारी बहन को नौकरी दिलवाने में। जियान थोड़ा हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि ये भावना यहां से गई नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी को खरीद लिया। साथ ही साथ वो रितिका के सुझाव पर भी सोचने लगा। उसका सुझाव उसे इतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जियान तो इस बात से हैरान था कि रितिका उसकी बहन के बारे में सोच रही थी। उसे परवाह थी उसके बहन की नौकरी लगे और वो जल्द से जल्द काम करना शुरू करे। रितिका जी, वैसे अचानक आप मेरे परिवार की ज्यादा चिंता नहीं कर रही? रितिका का चेहरा एकदम उतर गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने बोला, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा परिवार बेरोजगार और बेघर ना हो जाए। अगर तुम भागना चाहते हो तो तुम जरूर भागोगे, लेकिन जब तुम्हें पता होगा कि कोई तुम्हारे बहन पर भी नजर रख रहा है तो तुम उसे छोड़कर भाग नहीं सकते, है ना? सही कहा ना? रितिका की बात सुनकर जियान बिल्कुल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। वो सोचने लगा कि ये रितिका की सबसे घटिया चाल थी उसकी बहन को इस्तेमाल करना ताकि वो उसे डरा सके, लेकिन साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि रितिका की बात कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी। अगर बहुत जल्द उसकी बहन को कहीं काम नहीं मिला तो ना जाने उसके ऊपर और नई आफत क्या आ जाए। वैसे भी जियान अपनी बहन को हर वक्त सड़ी हुई सब्जियां खाते हुए नहीं देख सकता था। इसी वक्त पौलमी अपने साथ सब्जियां लेकर वापस आ गई। उसने देखा उसका भाई और रितिका हंसते हुए बातें कर रहे थे। उसके मन में अब और इच्छाएं जागने लगी और वो ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगी कि आखिर उसका छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। आप दोनों अपने हाथ धो लो, मैं किचन में इसे पका कर आती हूँ। 1 मिनट दीदी, जरा रुकना, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। जियान ने अपनी बहन को मॉडल कंपनी के बारे में सब बताया और वो चाहता था कि वो पौलमी को भावना से जल्द मिलवाए। तुरंत पौलमी ने अपना सिर हिलाकर मना किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्या हुआ दीदी? इसमें क्या गलत है? मैं वहां की बॉस को जानता हूँ, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। जियान ने सोचा कि शायद उसकी बहन को उनके ऊपर विश्वास थोड़ा कम है। उसे शायद खुद पर यकीन न हो रहा हो कि वो ये काम कर पाएगी भी या नहीं। उसे मनाने के लिए उसने ये भी कह दिया, मैंने वहां पर मौजूद मॉडल्स को पहले भी देखा है, उनमें आधी से ज्यादा तो तुम्हारे सामने पानी कम चाय है और आधी कभी अपने सपने में भी तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। तुमसे ज्यादा खूबसूरत वहां कोई नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहे हो तुम? चुप हो जाओ, मेहमान है यहाँ पर। पौलमी शर्माने लगी। जियान ने रितिका की तरफ देखा और उसकी तरफ एक इशारा किया। बिल्कुल सही पौलमी, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे लिए वो जगह और काम सबसे सही होगा। पौलमी हमेशा से बहुत ही ईमानदार और बिल्कुल सीधी साधी एक साधारण लड़की की तरह ही रही है। उसने आज तक सिर्फ दूसरों के घर पर खाना खाया और बुजुर्गों के लिए काम किया है, भला वो अपनी तारीफ कैसे सुन सकती थी? मुझे डर लग रहा था कि मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी और पड़ोस वाले भी हंसने लगेंगे हमारे ऊपर। ये बोलते हुए पौलमी ने उनकी उंगली से टीवी के चलते हुए प्रोग्राम पर इशारा किया। जियान ने अपनी बहन के इशारे को देखा और उसकी नजर एक प्रोग्राम पर पड़ी। उसे देखकर तो वो भी शर्मा गया। वह हैरान था कि टीवी के एक शो में ऐसे ही मॉडल चल रही थी और उनके पहनावे के कपड़े भी बहुत छोटे नजर आ रहे थे। जियान ने तुरंत अपनी बहन को समझाया कि जो वो टीवी पर देख रही है वो एक स्विम सूट शो है, लेकिन जहां वो काम करेगी वहां उसे ऐसे कपड़े पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर मॉडल अलग कपड़े पहनती है काम के हिसाब से। मैगजीन पर अगर छपता है तो उसमें भी अलग कपड़े उसे दिए जाते हैं। पौलमी ये सुनकर अब काफी खुश हो गई और वो इस बात से और भी खुश थी कि उसे इस काम के साथ साथ उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। और काम भी ऐसा है कि उसको बस फोटो खिंचवानी है और उसकी फोटो पर उसे पैसे मिलेंगे। काम करने के पीछे पौलमी का एक मकसद ये भी था कि वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी वो पैसे बचाना शुरू करे ताकि अपने भाई की शादी में उसका इस्तेमाल कर सके। रितिका और जियान समझ नहीं पा रहे थे कि पौलमी का जवाब होगा क्या। जियान और उसकी बहन का रिश्ता भी बहुत खास था। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। एक तरफ जहां पौलमी अपने भाई की शादी के पैसों की जुगाड़ करने के लिए नौकरी का सोच रही थी, तो दूसरी तरफ जियान अपनी बहन को अच्छा काम और सम्मान दिलाने के लिए सोच रहा था। रितिका और जियान दोनों मिलकर पौलमी को समझाने की कोशिश करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि पौलमी उनकी बात मान जाएगी। बड़ी मुश्किल से पौलमी कहती है,
मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगी, अभी फिलहाल मैं खाना पका लेती हूँ। जियान अपनी बहन को किचन में जाते हुए देखता है और जितना वो अपनी बहन को जानता है वो समझ जाता है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जियान के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती है और वो मुस्कुराते हुए रितिका की तरफ देखता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है, वैसे सिर्फ ये मोबाइल देने आप आई थी या मेरे बिना आप रह नहीं पाई? तो वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही सुंदर इंसान हूँ, लेकिन हमारी टीम लीडर रितिका जी भी मुझ पर मरती हैं, ये मैं नहीं जानता था। जियान काफी अच्छे मूड में हो गया था। उसे इस बात की अब चिंता नहीं थी कि रितिका उसे क्या बोलेगी। उसके अंदर एक अजीब सी मस्ती छा रही थी। उसे कोई डर नहीं था कि भले ही रितिका उसे थप्पड़ भी मार दे, लेकिन उसे तो आज रितिका को छेड़ना ही था। रितिका उसका जवाब देती है, मुझे पता चला कि तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुम्हारा दिमाग तेज है। ऑफिस में सबको लगने लगा है कि तुम लीडर बन गए हो। एक केस के तुमने सॉल्व कर दिया, सबको लगने लगा है कि तुम सबसे बड़े हो गए हो। तुम्हारी दीदी को भी शायद ये लगने लगा, इसीलिए उसे शर्म आ रही थी कि कहीं तुम्हारा नाम न खराब हो जाए। मुझे तो लगता है कि मुझे लारा जी से बोलकर तुम्हें आगे की दवाई देने से मना करना चाहिए। दवाइयों का इतना असर है कि तुम सबकी नजर में हीरो बन गए हो। जियान अपने मन में धीरे आवाज में बोलता है, मैं तो बस तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ। कुछ कहा? नहीं। जियान समझ नहीं पा रहा था कि उसके और रितिका के बीच में क्या चल रहा है। बस वो इतना जानता था कि रितिका को पटाना तो पहाड़ काटने के बराबर है। कुछ दिनों में ही जियान ने ह्यूमनॉइड के काम के तरीकों को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया था। बार बार आने जाने से उसे समझ आने लगा था कि आखिर में यहाँ काम होता कैसे है। बाकी कर्मचारियों से ज्यादा जियान काम कर रहा था। उसने ऑफिस के सारे छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, जैसे सफाई करना, चाय बनाकर सबको बांटना, और जियान का ये रूप सबको अच्छा लग रहा था और सब लोग उसकी मेहनत को देख पा रहे थे। एक दिन रितिका एक मेडिकल रिपोर्ट लिख रही थी कि शहर के अंदर एक जोड़ा है जो अपने डाइवोर्स को लेकर लड़ाई कर रहा है। इस मामले ने रितिका के सर में दर्द कर दिया था। वो परेशान थी और उसी वक्त जियान उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आया। टीम लीडर, ये आपके लिए आपके सबसे मनपसंद कॉफी हाजिर है। इसे पिएंगी तो आपका दिमाग ताजा हो जाएगा। ठीक है, इधर रख दो, रितिका ने तुरंत बोला और एकदम से अपना सर ऊपर किया। जियान समझ गया कि रितिका के सर में शायद दर्द हो रहा है, तो वो उसके पास गया और अपना हाथ उसके सर पर रखने लगा। रुको, क्या कर रहे हो? रितिका थोड़ी घबरा कर बोली। जियान ने रितिका की तरफ आश्चर्य से देखा और मन में बोलने लगा कि इस लड़के की दिक्कत क्या है? क्या ये उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है? उसने सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, सबके लिए कुछ न कुछ काम करता रहा, और फिर भी आज इस लड़की को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सब सोचने के बावजूद भी जियान के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने बोला, मुझे लगा आपके सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मदद के लिए आ रहा था। जैसे आपने मेरी मदद की उस दिन, आपको याद है जब आपने बोला था मेरी दीदी को उस मॉडल की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए? मैं बताने वाला था कि मैंने कल ही भावना को फोन मिलाया और वो मान गई। उसी के लिए मुझे जाना था आज। रितिका समझ गई जियान को छुट्टी के लिए उसकी मदद चाहिए थी। उसने कहा, अच्छा तो तुम मेरे से पूछ रहे हो कैसे छुट्टी ले सकते हैं? ठीक है, कोई नहीं, अपनी एक एप्लीकेशन लिख दो और मुझे दे दो और फिर तुम जा सकते हो। रितिका कागज निकालकर जियान को दे रही थी कि जियान उस कागज को वापस रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और रितिका से बोला, नहीं टीम लीडर, आप तो जानती हैं कि चीफ हमेशा मुझे घूरते रहते हैं। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करता। एक तो मेरी तनख्वाह भी ज्यादा अच्छी नहीं है और ऊपर से अगर उन्हें पता चला कि मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी है तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं? रितिका आश्चर्य के साथ जियान से सवाल करती है। आप तो सब जानती है रितिका जी, चीफ मेरा नाम सुनकर ही परेशान हो जाते हैं, इसीलिए अगर आप कुछ मेरी मदद कर दें तो। जियान रितिका से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन रितिका को ये बात मंजूर नहीं हुई और उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, चीफ बहुत समझदार हैं, भला मैं उनसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? वो 2 मिनट में मेरा झूठ पकड़ लेंगे। नहीं नहीं रितिका जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बस आप इतना बोल दीजिएगा कि कुछ इमरजेंसी की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, लेकिन मैं बस वापस आ ही रहा हूँ। मैं अपनी दीदी को वहां ले जाकर तुरंत यहीं पर आऊंगा, तो बस उसी दौरान के लिए थोड़ी देर आपको मेरे लिए ये बोलना है। रितिका ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया
और वापस अपनी रिपोर्ट पर लिखने लगी। जियान सोचने लगा कि क्या रितिका उसकी बात मान जाएगी या उसे किसी और तरीके से उसे समझाना पड़ेगा। क्या रितिका जियान की बात मान जाएगी? जियान ने दूसरा तरीका क्या सोच रखा था जिससे वो रितिका से अपनी बात मनवाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।